बी फिजिक्सिफाइड क्लास 10th का ये हमारा थर्ड सेशन है। आज हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि भैया हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो भैया पहले 2 सेशन जा कर के देख लें। टाइप बी फिजिक्सिफाइड गूगल पे टाइप करोगे तो खुल जाएगा, और क्लास 10th के सेशन 1 और सेशन 2 देखने के बाद इसको देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बहुत कॉमन इफेक्ट है ये और बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, किसी रेजिस्टर में कुछ देर के लिए करंट फ्लो हो जाता है और उसके बाद अगर तुम उसे टच करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा गरम गरम लगता है। इनफैक्ट करंट क्या, वायर क्या, बहुत सारी डिवाइसेस हैं घर में। कोई भी डिवाइस, मिक्सी चलाओ कुछ देर बाद टच करो गरम गरम हो जाती है। पंखे को अगर टच करो तुम, पंखे का जो टॉप है, मोटर है, उसको टच करो, मोटर के नीचे का जो कैबिनेट है, तो वो तुमको गरम गरम लगेगा। इनफैक्ट एनी डिवाइस, वॉट एवर डिवाइस इट इज, एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आफ्टर सम टाइम ऑफ इट्स ऑपरेशन इट बिकम्स हॉट, गरम हो जाती है। और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है whenever current flows through a conductor, through a wire, through a device, this effect is known as heating effect of electric current. तो ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है जरा समझने की कोशिश करते हैं। बाय अ सिंपल एग्जांपल, यहां पर हमने एक रेजिस्टर को एक सेल से कनेक्ट कर रखा है, एक रेजिस्टेंस को एक सेल से कनेक्ट कर रखा है, और यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये करंट जो है वो आ रहा है। I current जा रहा है, मान लो I current is flowing from positive to the negative side, and when the current is flowing from this side to this side, it means electrons, तुम्हें पता है हम लोग बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड से इस साइड में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो हमेशा करंट के फ्लो के अपोजिट होता है। भाई जाहिर सी बात है, करंट का फ्लो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है दे आर इंटरेस्टेड इन मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो कहानी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ये कहानी तो भैया सर्किट के बाहर की है, आउटसाइड द सेल है ये कहानी। अब तुम ध्यान से देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां आ गया, अब इसके नाको चने चब जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव बड़े मजे मजे आ गया, अट्रैक्शन होता है, बड़ा खुश होता है, ये दोस्त के पास जा रहा हूं। लेकिन जब इसे वापस सेल के अंदर जाना पड़ता है तो इसे जाना पड़ता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और नेगेटिव तो इसका दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो यहां पर जब ये आ जाता है तो ये जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, सेल यहां पर है तुम्हारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे सेल दे रहा है, ये सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है केमिकल एनर्जी के बलबूते। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है वो इस इलेक्ट्रॉन से कहती है आजा बेटा चंगुल में मेरे, और इसको धक्के मार मार के पहुंचाती है, क्योंकि अपने आप ये जाना नहीं चाहता। तो ये जो केमिकल एनर्जी है जब इस इलेक्ट्रॉन को पुश करती है तो इस इलेक्ट्रॉन को इन दिस प्रोसेस एनर्जी मिल जाती है। ये जो एनर्जी है इट एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गेट्स इक्विप्ड विद एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है तो ये फुल ऑफ एनर्जी होता है, इसके पास भरपूर एनर्जी होती है और खुशी भी होती है। खुशी क्या होती है? बाहर निकल के कि अब मुझे पॉजिटिव से मिलने जाना है, अब मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। नेगेटिव पॉजिटिव में तो अट्रैक्शन होता है, तो ये खुशी खुशी यहां पर आता है। रेजिस्टेंस रास्ते में इसको लूट लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को लूट लेता है। इस इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को ये रेजिस्टेंस लूट लेता है।
तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर से वो कंगाल होता है। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन कंगाल और यहां वाला इलेक्ट्रॉन फुल ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहां डिलीवर कर रहा है? ये एनर्जी रेजिस्टेंस को डिलीवर कर रहा है। तो इस एनर्जी से दो काम हो रहे हैं। दो काम कौन से? अगर मान लो तुमने बल्ब लगाया है तो बल्ब जल रहा है, और बल्ब जब जल जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एक अटेन कर लेगा, तो जो बची हुई एनर्जी है जो यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही तुम पंखा ऑन करते हो, चलती है, पंखा चलता है या मोटर चलती है, तो वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। भाई मोटर घूमेगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब वो घूमने लगती है, कांस्टेंट रेट पे घूमने लगती है, तो वो फ्रिक्शन को ओवरकम करती है, फ्रिक्शन को ओवरकम करेगी, और भी दूसरे काम होंगे, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक क्या हो गया कि ये जो हीट जनरेट होती है वो जनरेट होती है वायर के रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से जनरेट होती है? वायर के रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट होती है। वायर में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हम लोग बात कर चुके हैं। रेजिस्टेंस होता है कोलिजन्स की वजह से। जो कोलिजन्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अब चल रहा है, उसे और धक्का दिया जा रहा है और एनर्जी मिल रही है, तो वो और एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहा है, तो उस एनर्जी की वजह से भी क्या जनरेट होती है? कोलिजन्स की वजह से भी क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। अगर कोलिजन्स होंगे, फ्रिक्शन होगा, तो क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, कोलिजन्स की वजह से, ये जो केमिकल एनर्जी आ रही है यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस को मिल रही है, तो इन सब एनर्जीज का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और देखो, तो देखो भैया, इसको मैथमेटिकली समझते हैं थोड़ा सा यार, कितनी हीट जनरेट होती है। तो देखो भैया, ये हमारा सेल है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। इससे करंट फ्लो हो रहा है आई थ्रू द रेजिस्टेंस टी टाइम में सपोज। अब यहां पर अगर इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो सेल का एक और काम होता है कि ये सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। मतलब अगर सेल 10 वोल्ट का है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी आइडियली कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट होना चाहिए। तो सेल का काम होता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब यहां पर क्या होगा भैया कि सेल के ऊपर, सेल के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, और इलेक्ट्रॉन ना कह के हम चार्ज की बात कर लेते हैं कि चार्ज गुजरेगा, जब यहाँ पर अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाएगा, उसका मन नहीं है, नेगेटिव चार्ज ही मान लेते हैं इसको, तो धक्के दे करके जब उसे पहुँचाया जाएगा तो उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। और वो वर्क कितना होगा? तो भैया तुम्हें पता है वर्क किसकी वजह से हो रहा है? सेल की वजह से हो रहा है। सेल का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो W बराबर क्या हो गया? Q हो गया। Q हमने कैपिटल लिया है, तो ये हो गया Q इंटू V। सो दिस वर्क इज डन बाय द सेल। सेल की वजह से चार्ज के ऊपर ये वर्क जो किया जा रहा है, दिस वर्क अपीयर्स एज द इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ द चार्ज। चार्ज की इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर चार्ज यहां तक आते आते कंगाल हो गया था तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी। अब ये एनर्जी उसको मिल गई चार्ज को भैया। अब Q क्या होता है? तो हम पढ़ चुके हैं, करंट अगर I है तो T टाइम में Q चार्ज फ्लो होगा, तब करंट बनेगा I, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I T हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R है, ओम्स लॉ लगा दें तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा IR। तो अगर इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज रख दी जाएं तो U बराबर क्या आ जाएगा? बोलो, U बराबर आ जाएगा, इसमें Q की जगह रख देते हैं IT, और IT रख देते हैं, और V की जगह क्या रख देते हैं? V की जगह रख देते हैं I इंटू R। तो ये क्या हो गया? ये हो गया I स्क्वायर RT। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है?
हमने क्या कहा था, यही एनर्जी जो है यहाँ पर जो वर्क होगा वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। और याद करो इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब अगर किसी कंडक्टर में, किसी रजिस्टर में आई करंट फ्लो होगा इन टी टाइम, तो उसमें टी टाइम में कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी, इतनी हीट एनर्जी जनरेट होगी। इट इज गिवन बाई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहां से क्या पता चल रहा है, तो यहां से ये पता चल रहा है भैया कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के। मतलब अगर करंट को डबल कर दिया जाएगा तो हीट प्रोड्यूस जो है दैट विल आल्सो बिकम 4 टाइम्स। इफ करंट गेट्स डबल, हीट बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है भैया। और देखो, अब भैया देखो, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से भैया हमें समझ में आ गया यार कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। मतलब अगर R और T कांस्टेंट है तो अगर I को डबल कर दिया जाएगा तो हीट जो है वो 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर I को ट्रिपल कर दिया जाएगा तो 3 का स्क्वायर मतलब हीट 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर I सेम है, T सेम है, I और T कांस्टेंट है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है R के। मतलब फॉर अ गिवन I एंड T, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, प्रोवाइडेड द करंट एंड टाइम आर कांस्टेंट। और टी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, तो इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर हम इसे पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहिए तो एक फॉर्मेट हो गया इसका। दूसरा फॉर्मेट क्या है, आई की जगह हम लिख देंगे V अपॉन आर। तो I की जगह अगर V अपॉन आर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये देखो I की जगह V अपॉन आर लिख दो यार, तो V अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू आर टी हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो H बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा भैया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दोगे, तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी छोड़ सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम से याद आया कि मैं 5 क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम डाले थे, तो यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। इस टॉपिक से रिलेटेड भी 5-6 क्वेश्चंस मैं डालूंगा एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट टू पोस्ट देम रेगुलरली। तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब ये रिलेशन क्या कह रही है, ये रिलेशन कह रही है कि अगर R और T सेम है तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। और अगर V सेम है, मतलब V और T सेम है फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो सेम टाइम की अगर बात करी जाएगी तो यहां पर H जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। मतलब जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस कम होगा उस डिवाइस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस डिवाइस के लिए हीट कम प्रोड्यूस होगी। बस शर्त इतनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब तुम्हें याद होगा, पिछले लेक्चर में देख लेना, पैरेलल कनेक्शंस जो होते हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और सीरीज कनेक्शंस जो होते हैं उनमें करंट सेम होता है। तो यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम होगा, तो हमें कोशिश करनी है करंट वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, V वाला फॉर्मूला लगाना है। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब अब आउटडेटेड हो गया, अब LEDs आ गई हैं, CFLs आ गई हैं। पहले जो है हम बल्ब का यूज़ करते थे, अभी भी तुमने देखा होगा कहीं कहीं लगे होते हैं। तो बल्ब इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर साहब एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट टूट जाता है, देखते हैं तो उसको टूटा हुआ होता है तो कह देते हैं भैया बल्ब फ्यूज हो गया। तो वो जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब सर टंगस्टन ही क्यों चूज किया, टंगस्टन इसलिए चूज किया कि भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब जब तुम बल्ब को कनेक्ट करोगे यार, उसको करंट दोगे, उसके पास रेजिस्टेंस तो है ही, तो रेजिस्टेंस है, करंट है, तो भैया जब करंट फ्लो होगा कुछ टाइम के लिए तो उसमें हीट जनरेट होगी। इसीलिए बल्ब को कुछ देर जलने के बाद अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो नेकेड हैंड से तो तुम्हारा हाथ जल जाता है। इसीलिए घर में कहीं अगर बल्ब
बल्ब लगा है और फ्यूज़ होने जलते जलते उसमें कुछ दिक्कत आ गई है और उसे निकालना है, तो फिर वो किसी कपड़े से पकड़ के घर में उसे निकाला जाता है, बिकॉज इट इज़ टू हॉट टू हैंडल। तो भैया टंगस्टन लगा होता है, फिलामेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि हीट की वजह से मेल्ट ना कर जाए, मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा अगर फिलामेंट वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया अगर तो टंगस्टन का बना होता है। और इसको एक ग्लास में हम इंक्लोज कर देते हैं। ग्लास के अंदर जनरली जो है इनर्ट गैस कोई भर दी जाती है। इनर्ट गैस भरने का मकसद ये होता है कि भैया ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है ये रिएक्ट ना करे किसी से, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा तो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो तुम्हें बल्ब बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ेंगे और भी उससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस वजह से रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लोजन हो सकता है, तो इस वजह से वहाँ पर इनर्ट गैस जो है वो भरी जाती है और इसको इंक्लोज कर दिया जाता है। तो बल्ब इज़ वन डिवाइस विच इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्वेश्चन से ही आते हैं क्लास 10th में बोर्ड में कि भाई टंगस्टन का क्यों बना होता है, टंगस्टन का बनाने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो वो सारे आंसर्स मैंने तुम्हें बता दिए। टंगस्टन को यूज़ करने की वजह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो बेस्ड होती है और जो है फ्यूज़, और इन दोनों में से अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब पे आएगा या फ्यूज़ पे आएगा। फ्यूज़ वायर जो है एक तो तुम्हारा लगा होता है मेन स्विच बोर्ड जो तुम्हारे घर का होगा, वहाँ पोर्सलिन का एक इस तरीके का फिगर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो पोर्सलिन का एक बना हुआ होता है जिसके अंदर एक कॉपर वायर को जोड़ा जाता है। और अक्सर जब घर की लाइट जाती है तो घर के बड़े बुजुर्ग और अब तो बच्चे भी ट्रेंड हो गए, तो बच्चे कहते हैं देखो भैया फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया कहीं। तो फ्यूज़ उड़ने का मतलब क्या है कि इतनी हाई करंट आई, हाइडल से इतनी ज़्यादा सप्लाई आई, इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो गई कि भैया वो मेल्ट होके टूट गया। और वो लगाया इसीलिए जाता है, वो लगाया ही इसीलिए जाता है कि जब कभी हाइडल से ज़्यादा करंट आ जाए, और ज़्यादा करंट आ जाए तो ज़्यादा हीट जनरेट हो जाए और वो तार तुम्हारा टूट जाए, और वो तार अगर मेन स्विच बोर्ड वाला टूट गया समझ लो, तो अंदर के सारे तुम्हारे जो पंखे हैं, जो तुम्हारे और भी अप्लायंसेस अंदर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो ख़राब होने से, वो फूकने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो वो तुमने फ्यूज़ वायर जो है रेजिस्टेंस उसका ऐसा चूज़ किया कि वो तो भैया मेल्ट नहीं हुआ, फ्यूज़ वायर तुमने ऐसे मटेरियल लगा दिया, टंगस्टन लगा दिया, मान लो वहाँ पे टंगस्टन नहीं लगा देना, क्योंकि वहाँ पर तुमने अगर टंगस्टन लगा दिया तो अंदर की सारी चीज़ें फूक जाएंगी फिर तुम्हारी। तो वहाँ पर एक एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस का वायर लगाएंगे, ऐसा मेल्टिंग पॉइंट लगाएंगे कि वो एक सेफ वैल्यू एक्सीड करने के बाद, मतलब हर डिवाइस का एक फिक्स होता है कि भैया उससे ज़्यादा करंट उसे नहीं मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा वोल्टेज उसको नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए घरों में स्टेबलाइजर्स लगाए जाते हैं। स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, तो करंट ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाता है। तो भैया फ्यूज़ वायर जो है उसका क्या काम है, उसका काम है कि जब कभी करंट जो है एक सेफ वैल्यू को एक्सीड करेगा, वट एवर इज द सेफ वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जो भी सेफ वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड है, जब कभी उससे ज़्यादा करंट एक्सीड कर जाएगा तो वो हमारा फ्यूज़ वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट कर जाएगा तो वो एक्सेस करंट जो है, वो ज़्यादा करंट वो घर के अप्लायंसेस में नहीं जाएगा, तो हमारे घर के अप्लायंस जो है जलेंगे नहीं, फूकेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीट जनरेटेड। तो फ्यूज़ वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस। आजकल तुमने देखा होगा जो मॉडर्न वायरिंग है, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में वो केवल मेन स्विच में लगाया जाता था फ्यूज़ वायर जो था। अब हर घर में, हर सर्किट में फ्यूज़ वायर लगाया जाता है, और फ्यूज़ वायर का एक एडवांस वर्जन आ गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं MCB। तो MCB का भी यही काम होता है, सर्किट को ब्रेक करना। क्या नाम है इसका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हर रूम के लिए या हर छोटे छोटे सर्किट्स के लिए जो है एक MCB लगा दी जाती है मेन स्विच बोर्ड के साथ में। जब कभी उस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब प्रॉब्लम एक तो ये हो गई कि भाई हाइडल से करंट ज़्यादा आ गया, उसके अलावा भी दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कभी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो क्या है, वो है शॉर्ट सर्किट। एक है शॉर्ट सर्किट
और दूसरी है ओवरलोडिंग। बहुत पूछी जाती हैं ये डेफिनेशंस, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग। अब शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट जो है वो भैया कभी भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए टर्मिनल्स, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, कभी कभी तुमने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिक आते हैं वो दो वायर्स को ऐसे टकरा के देखते हैं, दो वायर्स को टकराते हैं तो उनसे स्पार्क निकलता है। तो वो जो स्पार्क होता है वो एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मिलाया जाता है तो चार्जेस को जो एनर्जी है वो एनर्जी, दैट एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी है पॉजिटिव और नेगेटिव की, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड बहुत ज़्यादा है तो हीट की फॉर्म में भी आती है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट अगर कहीं कभी धोखे से हो गया, कभी कहीं धोखे से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा करंट वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। भाई वो तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलने से तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा ना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को मिला दिया जाए, वो तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जीरो हो गया, और रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो I बराबर V अपॉन R से तुम्हें पता है कि करंट बहुत ज़्यादा हो गया। R जितना कम हो जाएगा करंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाना मतलब रेजिस्टेंस को जीरो कर देना, और रेजिस्टेंस को जीरो कर देना मतलब करंट इनफाइनाइट हो जाना, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना। इसी वजह से वो स्पार्क होता है, वो चिंगारी सी हमें दिखती है। तो इसकी वजह से अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी वो फ्यूज वायर अपना काम दिखाएगा। फ्यूज वायर तुरंत क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा उस रूम का, उस पर्टिकुलर सर्किट का, या उस जगह की जो एमसीबी होगी वो तुरंत ड्रॉप डाउन हो जाएगी। मतलब आगे जहां तक करंट पहुंच गया वहां तक पहुंच गया, आगे वो तुरंत वो ड्रॉप कर देगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो फिर वो करंट जो है फर्दर डैमेज नहीं कर पाएगा। वो जरा सा जैसे ही स्पार्क हुआ तुरंत एमसीबी क्या हो जाएगी? ड्रॉप डाउन हो जाएगी। दूसरा होता है ओवरलोडिंग की वजह से। ओवरलोडिंग क्या होती है? कभी अगर तुमने देखा हो कि जो हमारे पावर डिवाइसेस होते हैं, जो पावर प्लग्स होते हैं, तुम्हारे घर में दो तरीके के प्लग्स होंगे, सॉकेट्स होंगे। एक होगा 5 एम्पियर का और एक होगा 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर का वो जिसमें तुम अपने टेलीविजन का या इसका उसका प्लग लगा देते हो, छोटी मोटी डिवाइसेस का, हेयर ड्रायर का, इनका सबका। और 15 एम्पियर रेफ्रिजरेटर के लिए, एसी के लिए, गीजर के लिए, इनके लिए बड़ा वाला सॉकेट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जिनके पावर प्लग्स छोटे होते हैं, मान लो उन्हें चाहिए 15 एम्पियर लेकिन तुम लगा देते हो 5 एम्पियर में, तो क्या होगा? तुमने देखा होगा कि वो 5 एम्पियर का सॉकेट मेल्ट होने लगता है धीरे धीरे। और 5 एम्पियर का सॉकेट मेल्ट होता है तो धीरे धीरे जो उसके अंदर के वायर्स हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं। अब वायर कभी मेल्ट हो गए और मेल्ट होके पॉजिटिव निगेटिव आपस में चिपक गए, तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या हो गई? शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। तो ओवरलोडिंग की वजह से, वायर मेल्ट होने की वजह से ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी तो भी वो फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गई या किसी और वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, ज़्यादा करंट जनरेट हो जाएगा, और तो भी फ्यूज़ वायर क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। और मेल्ट कर जाएगा तो वो सर्किट में आगे करंट को नहीं फ्लो होने देगा, और नहीं होने देगा तो हमारे अप्लायंसेस को वो क्या कर लेगा? सेव कर लेगा। तो फ्यूज़ वायर is also a safety device that is based on the heating effect of current। और ये तो तुम्हारे दो सिलेबस में है, बल्ब और फ्यूज। इसके अलावा भी बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड डिवाइसेस हैं, जैसे तुम टोस्टर, तुम्हारा जो टोस्टर है इलेक्ट्रिक टोस्टर, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक आयरन है, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक कैटल है, जो तुम्हारी इमर्शन रॉड है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो किस पर बेस्ड हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड हैं। ये मतलब यहाँ पर हम इस हीटिंग इफेक्ट को एडवांटेज बना लेते हैं, और डिसएडवांटेज है मतलब जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का हम कुछ यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। पंखा चला रहे हैं, मोटर गर्म हो रही है, अब वो गर्म हो रही है तो हो रही है, बल्ब जला रहे हैं, वो गर्म हो रहा है तो हो रहा है, दैट हीट इज वेस्टेड। तो वो उसका क्या हो जाता है? डिसएडवांटेज होता है। तो जहां पर ये वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी, दैट बिकम्स अ डिसएडवांटेज। और जहां हम इसे यूटिलाइज कर ले रहे हैं, जैसे फ्यूज में यूटिलाइज कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक कैटल में कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में कर ले रहे हैं, तो वहां ये क्या हो जाती है? वहां ये एडवांटेज हो जाती है। तो ये हमारा हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब भैया हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? पावर तो तुम सब लोग जानते हो, क्लास 11th में तुमने, सॉरी क्लास 9th में तुमने चैप्टर पढ़ा होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो उसमें पढ़ा होगा पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब एक आदमी उसी काम को कम समय में करता है, एक आदमी ज़्यादा टाइम में करता है, तो ज़्यादा टाइम जो ले रहा है वो लेस पावरफुल माना जाता है, और जो कम टाइम ले रहा है वो ज़्यादा पावरफुल माना जा रहा है। तो पहली डेफिनेशन पावर की जो है वो ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क।
अब क्योंकि वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं। तो पावर की एक डेफिनेशन ये हो गई रेट ऑफ डूइंग वर्क, और एक डेफिनेशन हो गई रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो अगर हम इसको लिखें W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और Q तुम जानते ही हो V बराबर W बाई क्यू, अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम लोग कर चुके हैं पहले। तो ये Q बाई टी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा V इंटू I। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। और अगर इसमें तुम V की जगह IR रख दो तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। अब I की जगह V बाई आर रख दो, अगर इसमें I की जगह V बाई आर रख दो तो V इंटू वी बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। अब फिर वही बात तुम्हारे मन में आ रही होगी कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो जहां सीरीज कनेक्शन की बात हो, जहां करंट सेम फ्लो हो रहा हो, वहां पर हम पावर का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, जहां पैरेलल कनेक्शन की बात हो, वहां हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये तो बात पूरी इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें ध्यान रखनी है अभी भी, और यही चीजें हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, तो वहां भी कि जब सीरीज कनेक्शन की बात होगी, जब करंट सेम होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पैरेलल कनेक्शन की बात होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। एक और बात, जब तुम कभी मार्केट में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाते हो, जैसे बल्ब की बात करें या एलईडी लेने जा रहे हो तुम, तो तुम देखोगे उसमें दो चीज़ें लिखी होती हैं। क्या? एक तो उसमें लिखा होगा 220 वोल्ट, और दूसरा लिखा हुआ है 100 वॉट। बल्ब में ये दो रेटिंग जरूर होती हैं, बल्ब क्या हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होती हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर तुम उसे 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, इतना पोटेंशियल डिफरेंस तुम अप्लाई करोगे, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 वॉट। यस, वॉट जो है वो पावर की एसआई यूनिट है, नेम्ड आफ्टर दिस साइंटिस्ट। तो वॉट जो है वो यूनिट है, और वॉट जो है 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। मतलब अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 वॉट है। मतलब अगर 100 वॉट का बल्ब है, मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1 सेकेंड में ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। सो दैट इज वाई दिस इज 100 वॉट। तो वॉट जो है वो पावर की यूनिट है। अच्छा, अब इससे क्या होता है सर? तो भैया तुम्हारे घर का जो बिजली का बिल आता है वो इसी से कैलकुलेट होता है। किससे कैलकुलेट होता है? तुमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है घर में। और क्योंकि वॉट तो बहुत छोटी यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की तुमने, वो जो है वो कैसे नापते हैं? एनर्जी ये है ना, हमने क्या कहा, पावर जो है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या वर्क डन जो है वही क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड। अरे याद करो क्या हुआ था यहां पर जितना वर्क किया गया था इलेक्ट्रॉन पे, वही वर्क तो यहां पर आया था ना, उसी को तो इस रेजिस्टेंस ने कंज्यूम किया था, उसी रेजिस्टेंस ने तो इलेक्ट्रॉन को लूट लिया था। बोलो लूटा था कि नहीं लूटा था? तो वर्क डन कह दें या एनर्जी कंज्यूम्ड कह दें, तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो आ जा रही है पावर इनटू टाइम। तो तुम्हारे घर का जो बिजली का बिल है वो इस चीज का आ रहा है। अब पावर की बड़ी यूनिट उन्होंने ले लिया किलोवाट। वॉट की बड़ी यूनिट क्या हो गई, किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट हो गए। और टाइम की भी बड़ी यूनिट ले ली। अब सेकंड्स के हिसाब से कैलकुलेट करते तो मर जाते बेचारे, इतना ज्यादा कौन कैलकुलेशन करता। तो टाइम की बड़ी यूनिट ले ली है उन्होंने, आवर। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, जो हमारी कॉमर्शियल यूनिट है, इसे BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, वो है किलोवाट आवर। और तुम्हारे घर में जब बिजली का बिल आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, तो उसमें यूनिट्स की बात की जाती होगी कि भैया इतने यूनिट आए इस महीने इतने यूनिट आए। और गवर्नमेंट भी जो कहती है कि भाई बिजली की 1 यूनिट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल नाउ कॉस्ट 6 रुपीज, 7 रुपीज या 8 रुपीज या 9 रुपीज। तो वो 1 यूनिट इज एक्चुअली 1 किलोवाट आवर। मतलब वो जो तुम 7 रुपए दे रहे हो, 8 रुपए दे रहे हो, 9 रुपए दे रहे हो, वो किस बात के दे रहे हो कि तुमने भैया 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट की डिवाइस,
1 किलोवाट की डिवाइस, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट की डिवाइस, मतलब जनरली हमारा एसी 500-600 वाट का होता है, फिर रेफ्रिजरेटर जो बड़े बड़ी डिवाइसेस होती हैं वो उनकी वोल्टेज ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं वो। तो अगर ऐसी डिवाइस जिसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट है, उसको तुमने 1 घंटे तक चलाया तो तुमसे 7 रुपए लिए जाएंगे। मतलब तुमने अगर रात भर चलाया है, रात भर, तो वो कितने हो गए 7 किलोवाट आवर हो गए। तो 7 किलोवाट आवर हो गए मतलब वो तुम्हारे कितने हो गए 7 यूनिट्स हो गए। तो इस तरीके से हमारा जो मीटर लगा हुआ है वो क्या नोट कर रहा है, वो नोट कर रहा है किलोवाट आवर्स वी हैव कंज्यूम्ड, मतलब कितने किलोवाट हमने कितने आवर्स तक चलाया है, और जितने किलोवाट आवर चलाया है उतने ही हमारे क्या हो जाते हैं यूनिट्स होते हैं, और उस यूनिट्स का हम क्या करते हैं पेमेंट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो तुम्हें हम बताएंगे कि कैसे हम कितने अप्लायंसेस चलते हैं और कितने जो तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हाउ यू कैन मॉनिटर इट एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट इट बाय जस्ट मॉनिटरिंग कि कितने वॉट्स और कितने आवर्स। जैसे मान लो अब 10 बल्ब जलाए तुमने रात भर, 10 बल्ब 100 वाट के थे तो 1000 वाट हो गया, रात भर जलाए 6 घंटे जलाए तो तुमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की 6 किलोवाट आवर, मतलब 10 बल्ब 100 वाट के तो 1000 वाट हो गया, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट फॉर 6 आवर्स, तो 6 किलोवाट आवर तुमने कंज्यूम किया रात भर में, तो 6 यूनिट्स हो गई। कितनी यूनिट्स हो गई 6 यूनिट्स हो गई। तो दैट्स ऑल फॉर अवर दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स थ्रू आउट, एक एक टॉपिक पे एक एक फॉर्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड देन वी विल ब्रिंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और उसके साथ ही हम लोग शुरू करेंगे केस स्टडीज और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी रहेंगे, वहाँ पर पोस्टेड रहेंगे, तो यू कैन अटेम्प्ट देम देयर ऑल्सो एंड यू कैन स्टे ट्यून टू दिस चैनल ऑल्सो। इसमें भी हमारे केस स्टडीज़ और असर्शन रीजन पे वीडियोज़ आएंगे, तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड। थैंक यू वेरी मच।